नमस्कार। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा एक अन्य दिवसीय एक दिवसीय ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं। उसमें हम प्राचीन इतिहास के प्रशासनिक व्यवस्था को सारी चीजों को देख चुके थे, मध्यकालीन इतिहास को देख चुके थे और पिछली कक्षा में हम भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखे थे। अब हम इन्हीं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम पिछली सारी कक्षाओं में इतिहास की एक रूपरेखा बना लिए थे। उस रूपरेखा में अभी तक इस रूपरेखा को बनाने का केवल एकमात्र उद्देश्य था कि हम सारे तथ्यों को उसमें हम सजा सकें उस रूपरेखा में। अब इसमें एक आता है बहुत अच्छा टॉपिक है जो हमारे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा के सिलेबस में स्पष्ट दिया है कि उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और इससे क्वेश्चन आता है। और इसका टॉपिक कवर करने के लिए हमको प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में ही इस टॉपिक को सजाना पड़ता है। क्योंकि इसका बैकग्राउंड ही ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। अभी हम जब इसको पढ़ेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारे सिलेबस में है उत्तर प्रदेश के कला तथा संस्कृति। तो कला और संस्कृति में क्या क्या है सिलेबस में, उसका एक बार सिलेबस देख लें। छोटा टॉपिक है, बड़े स्पीड से कवर करेंगे और हम इसमें उन्हीं कलाओं को देखेंगे, संस्कृति के उन्हीं पक्षों को देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन से संबंधित है, जिससे हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये सिलेबस है उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, तो इसमें जो हमारा सिलेबस है इसमें टॉपिक में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला और इसके साथ हम लगे हाथ इसी में देखेंगे मूर्ति कला, क्योंकि इसी का भाग ही होगा। स्थापत्य कला का तो भाग नहीं है लेकिन इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं मूर्ति कला। दूसरा हमारे सिलेबस में है संगीत कला। तीसरा है नृत्य कला। नृत्य कला। चौथा है चित्रकला। चित्रकला, पेंटिंग। इसी के साथ है शिल्पकला। शिल्पकला, क्राफ्ट। उसके बाद पांचवा जो हम देखते हैं ये है नाट्य। नाट्य, नाट्य कला, जिसे थिएटर कहते हैं इंग्लिश में। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, मुख्य रूप से इन्हीं से क्वेश्चन आता है। तो अगर हम इनको कवर करेंगे, जैसे पहले स्थापत्य कला और मूर्ति कला को देखेंगे, तो सबसे पहले हम इसको प्राचीन इतिहास के में फिट कर देंगे और फिर मध्यकालीन इतिहास में फिट कर देंगे। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा हो तो उसको एक बार जो 2-4-6 वीडियो होंगी प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित, उसको देख लेना चाहिए। तो ये टॉपिक उस जगह उस स्ट्रक्चर में फिट होंगी तो दिमाग में बड़े अच्छे से सेट हो जाएंगी टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं, पहले हम देखें जो स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला है। वीडियो छोटी हो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आज प्राचीन काल के स्थापत्य कला और मूर्ति कला को देख लेंगे और आगे हम जा करके फिर मध्यकाल को अगले वीडियो में देख लेंगे, फिर आधुनिक काल की भी स्थापत्य कला को देखना पड़ेगा, सिलेबस में है सब। तो पहले हम देखते हैं प्राचीन काल के स्थापत्य, या ऐसे देखें हम स्थापत्य एवं मूर्ति कला। स्थापत्य एवं मूर्ति कला। जो स्थापत्य है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें इसका मतलब है आर्किटेक्चर। और आर्किटेक्चर में हम देखते हैं वो मकान का, मंदिर का या उनके किसी स्तूप का, इन सब का डिजाइन क्या है, बनावट क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। आज भी सामान्यतः जब कोई अपना पर्सनल घर बनवाता है या कोई कहीं किसी स्मारक को बनाया जाता है तो उसके आर्किटेक्चर को सबसे पहले डिसाइड किया जाता है। हमारे सिलेबस में आर्किटेक्चर ही पढ़ना है, स्थापत्य पढ़ना है। ये स्थापत्य जो है, आर्किटेक्चर जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। इसकी शुरुआत जब हम उत्तर प्रदेश में देखें तो पाषाण काल में अगर हम देखें तो बेलन घाटी की सभ्यता
हम पढ़े थे बेलन नदी पे बेलन घाटी की सभ्यता। तो वहां पर लोग गुफाओं में रहते थे, गुफाओं को काट कर वहां पर अपना रहवास बनाए थे। तो जो गुफा आकृति बनाए थे जिसमें वो रहते थे वो भी तो उनके लिए स्थापत्य है। तो इसकी शुरुआत हम उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से मान सकते हैं। जब हम प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर राय महदहा और दमदमा की बात किए थे तो उसमें हमने बताया था सराय नाहर के में झोपड़ी थी, झोपड़ी के नीचे जो फर्श बने थे वो भी फर्श बड़े अच्छे थे, उनको फर्श बनाया गया था सराय नाहर में। गर्त के चूल्हे बनाए थे, तो वो जो चूल्हे थे वो भी उनके हाथ की कलाकारी हुआ करती थी, वो भी स्थापत्य कला की शुरुआत की नींव रखेगी। तो ये तो पाषाण काल की बात हुआ। पाषाण काल के बाद जब हम आते हैं इसमें सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सभ्यता, इसके कई स्थल उत्तर प्रदेश में हैं। सारी चीजें हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं, इसलिए इसको लिख नहीं रहे, बस मौखिक बोलते चले जा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। तो जैसे हमने आपको बताया था मांडी है, यहाँ कैराना है, हुलास है, आलमगीरपुर है, तो इसमें दो महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, 60 में अगर हम लिखे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो दो स्थल महत्वपूर्ण है। एक स्थल है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और दूसरा स्थल है हुलास। हुलास जो आलमगीरपुर है ये मेरठ में, सारी चीजें बता दी हैं, उसको रिपीट करने से क्या मतलब है। हुलास जो है ये है सहारनपुर में। यहाँ से पक्की ईंटों के आवास मिले हैं, सबसे पहले पक्की ईंटों से संबंधित घर मिले हैं, पक्की ईंटों से घर मिले। कहां पर मिले हैं? तो मेरठ में, जो आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल था, और हुलास था। अगर और डीप में जाएगा तो यही पूछेगा कि जो यहाँ आलमगीरपुर से मकान मिले हैं उसमें दो प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था। आलमगीरपुर मेरठ कौन ईंटें थी? एक ईंट 30 सेंटीमीटर वाला था और एक ईंट 15 सेंटीमीटर, दो टाइप के, दो संरचना की ईंट का प्रयोग किया गया था। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है जो हमारे यूपी से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद अब हम इसके बाद चलेंगे वैदिक काल। वैदिक काल के कुछ प्रमाण वैसे मिलते नहीं हैं जो स्थापत्य विकास को दर्शाएं। तो अब आता है मौर्य काल या महाजनपद काल। मौर्य काल और महाजनपद काल में ईंटों या पत्थरों से बना कोई स्थापत्य नहीं मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता का के बाद जब कालक्रम बढ़ता है इतिहास में तो आता है मौर्य काल। मौर्य काल, तो मौर्य काल में जो स्थापत्य में अगर मकान निर्माण का कार्य हुआ, उनके भवन निर्माण का कार्य हुआ, तो भवन निर्माण कोई ईंट या पत्थर से नहीं हुआ करते थे, वो भवन निर्माण ऊड के होते थे, लकड़ी के होते थे, या हम ऐसे कहें शुद्ध भाषा में काष्ठ के थे। काष्ठ के भवन निर्माण होते थे। इसका मतलब कि जो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो पाटलिपुत्र के जो मकान थे वो लकड़ी के थे, तो समय के साथ उनका विच्छेदन हो जाना स्वाभाविक है। तो कहने का मतलब उसका साक्ष्य हमें नहीं मिलेगा। तो मौर्य काल में जब चंद्रगुप्त मौर्य आए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार आता है, बिंदुसार के बाद अशोक महान आते हैं। तो अशोक महान के समय में स्थापत्य कला का पूर्ण विकास दिखता है, और वो विकास किस रूप में दिखता है? तो हम देखें दो रूप में होता है। एक होता है स्तंभ विकास, यही मौर्य काल है। और मौर्य काल का एक जो सबसे महान शासक हुए वो थे अशोक। और अशोक के समय में क्या निर्माण होता है? एक तो है पिलर, पिलर मतलब स्तंभ, और दूसरे क्या थे? दूसरे थे स्तूप, स्तूप। अब स्तंभ और स्तूप को हम देखें, इसको पिलर कहते हैं इंग्लिश में, पिलर। जो पिलर है, स्तंभ है खंभा, जिसे देहाती भाषा में सीधा कहें खंभा, और जो स्तूप है इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉन्ड, मॉन्ड। हिंदी में ऐसे ढेर कह लीजिए। किसका? तो खम्भा था। ढेर किस चीज का? जो महात्मा बुद्ध, चूंकि जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो महात्मा बुद्ध की जो अस्थि है या अवशेष है, उस अवशेष को रखकर अगर उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, कोई आर्किटेक्चर बना दिया जाता है, तो उसे हम स्तूप कहते हैं। स्तूप का मतलब बुद्ध के अवशेष, फिर रिपीट कर रहे हैं, स्तूप बुद्ध महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध के अवशेष या उनकी अस्थि के ऊपर अगर कोई भी ये आर्किटेक्चर स्थापत्य की स्थापना होती है तो वही होता है स्तूप। और स्तंभ क्या है, पिलर क्या है? हम कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में सारी बताए थे प्राचीन इतिहास में कि अशोक जो है वो 7 बृहद पिलर, बृहद स्तंभ, ग्रेट पिलर की स्थापना किए थे। इसमें कुछ यूपी के हैं। तो इसमें जो पिलर है,
पिलर में एक सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, वो है सारनाथ का पिलर। चूंकि हम केवल उत्तर प्रदेश से ही पढ़ेंगे इतिहास, तो सारनाथ, जो सारनाथ का पिलर है, स्तंभ है, वो है अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा देखें और इस स्ट्रक्चर में क्या क्या है उसको हम देखें। और स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि आपको एक दिखाई देगा जो रियल में अशोक स्तंभ है, जो सारनाथ से मिला है। इसको देखिएगा और हम बताते चलेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। जो सारनाथ स्तंभ है, ये सारनाथ में है, इसे अशोक ने बनवाया था। इसका जो ऊपर है, ऊपर भाग है, अगर ये पूरा ऊपरी भाग है तो इसमें 4 लायन है, 4 शेर है, 4 शेर है। और ये जो 4 शेर है इसे सिंह शीर्ष कहा जाता है, सिंह शीर्ष कहा जाता है। देख रहे हैं 4 शेर हैं और ये चारों शेर सिंह शीर्ष हैं। और ये चारों एक दूसरे के विपरीत मुंह करके बैठे हैं, ऐसे शेर हैं और शेर ऐसे एक दूसरे के ऐसे ऐसे विपरीत मुंह करके चारों दिशाओं में बैठे हैं। एक इनके ऊपर अब शायद नहीं है, इनके ऊपर एक चक्र हुआ करता था। अगर ये चारों शेर हैं, इनके ऊपर एक चक्र था। इस चक्र में 24 तीली नहीं 32 तीली हुआ करती थी। तो सिंह, जो सिंह शीर्ष है, सिंह शीर्ष के ऊपर जो चक्र है, उस चक्र में 32 तीली होती थी। और अभी 24 तीली वाला भी आगे बताते हैं क्या है। ये शेर है, ये शेर किसके परिचायक है? ये जो धम्म प्रचार हो रहा था, जो अशोक ने धम्म प्रचार की नीति अपनाई थी, वो ये धम्म का संकेत देते हैं। चारों दिशाओं में धम्म प्रचार की बात करते हैं, चारों शेर उस चीज को इंडिकेट करते हैं। और इसके ऊपर जो चक्र बना है, वो चक्र है महा धम्म चक्र प्रवर्तक चक्र, ये ऊपर वाला चक्र है। उसके बाद ये जो चारों शेर बैठे हैं, उसके नीचे एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को एक गोला कलर, एक गोला ऐसे प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म में चारों दिशा, चूंकि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है तो इस प्लेटफॉर्म के चारों तरफ 4 चक्र बनाए जा सकते हैं। और ये जो चारों चक्र प्लेटफॉर्म पे दिख तो एक ही रहा है, एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखता भी है, क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं, हम कोई 3D इमेज यहाँ नहीं लाए हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक जो चक्र दिखता है, इसमें 24 तीलियां हैं और इसके बीच बीच में एक एक ठो कोई ना कोई एनिमल बना है। कौन कौन एनिमल बने हैं, लिख, इसको इरेज करें फिर बताते हैं आपको कौन एनिमल है। जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक चारों तरफ तो चक्र बने हैं और इन चक्र का कलर अगर कभी पूछे तो हमारी भारत सरकार इस कलर को नेवी ब्लू कलर में बताती है। तो इसमें 4 एनिमल है। जो अशोक स्तंभ है उसका फाउंडेशन जो है, उसका प्लेटफॉर्म जो है, उस प्लेटफॉर्म पर 4 एनिमल है। पहला एनिमल अगर है वो है हाथी। हाथी से हम शुरू करें, क्योंकि वो गोलाकार है तो किसी से शुरू कर सकते हैं, हाथी। तो हाथी किसका परिचायक है? जब भगवान बुद्ध अपने माता जी के गर्भ में आए थे, प्रवेश किए थे, उसका सिंबल है हाथी। तो बुद्ध के माता जी के मतलब बुद्ध जो है, जब बुद्ध जी के मतलब माता जी थी, उनके गर्भ में बुद्ध का प्रवेश, हम ऐसे लिख सकते हैं, गर्भ में भगवान बुद्ध का प्रवेश, भगवान बुद्ध का प्रवेश। ठीक। दूसरा जो है वो है वृषभ। वृषभ, वृषभ मतलब सांड। एक इसका परिचायक है, ये है भगवान बुद्ध के जन्म का, बुद्ध के जन्म का। उसके बाद तीसरा है अश्व। इसमें दिया है जो सारनाथ का स्तूप है, उसके फाउंडेशन पे चारों जानवर दिए हैं। अश्व, अश्व माने घोड़ा। एक इसका परिचायक है, ये बुद्ध के गृह त्याग का परिचायक है, गृह त्याग का परिचायक है। घोड़े के बाद जो चौथा जानवर है वो है सिंह, शेर। एक इसका परिचायक है, ये बोधिसत्व, या ऐसे हम सीधा कहें धर्म चक्र प्रवर्तक, या ऐसे हम कहें कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का संकेत क्या है, ये है सिंह, ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति। इसी को बोधिसत्व कहा गया है, बोधिसत्व कहा गया है। ये चारों जानवर का संकेत है, सांकेतिक रूप है। उसके बाद अगर ऐसा हम संरचना देख रहे हैं कि ऊपर एक 4 शेर हैं, चारों दिशा में करके बैठे हुए हैं, और ये चारों शेर के बाद ये ऊपर 4 शेर हैं और चारों दिशा मुंह करके बैठे हैं। इसके ऊपर एक जो है सर्कल है, मतलब एक चक्र है, इस चक्र में 32 तीलियां लगी हैं। फिर इस फाउंडेशन पर है, फाउंडेशन के नीचे जो है ये एकदम पिलर है, उसके नीचे
पिलर आता है, नहीं सॉरी हम गलत कर दिए, जो फाउंडेशन है फाउंडेशन के नीचे एक यहाँ जो है उल्टा कमल है, उल्टा कमल की आकृति है। पहले शेर है, शेर के ऊपर एक चक्र बना है जिसमें 32 तीली है, उसके नीचे एक फाउंडेशन, उसमें 4 फाउंडेशन में चक्र है, उसके नीचे एक कमल है, वो कमल उल्टा आकृति में है, उल्टा आकृति कमल, उसके नीचे पिलर है। जो पिलर ये हम पूरा का पूरा देखे हैं, ये जो पिलर है एकाश्म पत्थर का बना है। एकाश्म पत्थर का मतलब कि एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया, उसमें पत्थर को पत्थर से जोड़ के नहीं बनाया गया है। और दूसरी चीज क्या है, ये लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। लाल बलुआ रेड सैंडस्टोन आया कहाँ से था, इसका प्राप्ति का स्रोत मिर्जापुर का चुनार बताया जाता है कि इसका प्राप्ति का स्रोत था। उसके बाद इनको जब ऐसा पालिश किया गया है, जो मौर्य काल का ये स्तंभ है ऐसा पालिश किया गया है कि देखने पर ऐसा लगता है कि किसी धातु का बना है, पत्थर का नहीं बना, लेकिन रियल में पत्थर का बना है। तो मौर्य स्थापत्य कला हो गया। अब मौर्य स्थापत्य कला में जो हम पिलर देखे हैं, स्तंभ देखे हैं, उस स्तंभ को हम देख लिए। अब हम देखते हैं मौर्य स्थापत्य कला के स्तूप क्या है। इरेज करें फिर स्तूप के बारे में बताते हैं। और मौर्य में सामान्यतः हम सब अशोक के बारे में ही देख रहे हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ हम बता चुके हैं। अब हम देखते हैं कि स्तूप में दो स्तूप सबसे महत्वपूर्ण है और वो दोनों सारनाथ में है। सारनाथ में है। एक है धर्मरज्जिका स्तूप, या इसे हम कहते हैं धम्मेग स्तूप, धम्मेग स्तूप। और दूसरा है चौखड़ी स्तूप, चौखड़ी स्तूप। दोनों अशोक के काल का है। ये जो धम्मेग स्तूप है ये अशोक के समय में बना था और इसका इस तरह कुछ स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा हम बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ स्क्रीन पर जो इमेज शो हो रहा है उसको आप देखिएगा। इसका जो बेस है वो बेस पत्थर का बना है। ये बेस किसका बना है, ये पत्थर का बना है। और इसका जो शिखर है ये ईंट का बना है। और इसका जो रेलिंग बनी है, रेलिंग जो बाउंड्री बनी है, ये एक पत्थर को तराश कर बनाया गया है। एक पत्थर को तराश कर बनाया गया है, तराश कर बना। ऊपर वाला जो ये शीर्ष बना है, ये शीर्ष जो है ढोलक के आकार का है। जैसे गोल गोल का ढोलक होता है, जैसे ये है गोल ऐसे ढोलकी आकार, ऐसे ये शीर्ष बना हुआ है। ये इसका जो ऊंचाई है, इसका ऊंचाई 39 मीटर है। इसका ऊंचाई 39 मीटर है और नीचे पत्थर का बना है। बनारस के राजा थे राजा जेत सिंह, और इनके एक मंत्री थे, और वो मंत्री जो थे जगत सिंह शायद उनका नाम था। वो मंत्री 18वीं शताब्दी की बात है, जो हमारा धम्मेग स्तूप है, इस स्तूप से ईंटा को निकलवा के कोई घर और बनवाना शुरू कर दिए थे। बड़ी विडंबना है, हमारे यहाँ की धरोहर को मध्यकाल में बहुत ज्यादा संरक्षण नहीं दिया गया, चाहे वो मुगल हो और चाहे वो मुगल क्या दिल्ली सल्तनत में बहुत कम दिया गया था। तो ऐसे हमारे बनारस के राजा हुआ करते थे, इतिहास उनके बारे में बताती है। उसके बाद क्या हुआ कि आज तक इतिहासकार बताते हैं कि ये अपने मूल रूप में 6 बार चेंज हो चुका है। जो धम्मेग स्तूप है उसमें 6 बार चेंजेज आ चुके हैं। दूसरा है चौखड़ी स्तूप। चौखड़ी स्तूप जो है वो भी बनारस में ही है, चौखड़ी स्तूप। और चौखड़ी स्तूप और ये जो हमारा धम्मेग स्तूप है, इन दोनों के बारे में इतनी ही ज्यादा नहीं है जानकारी, सामान्यतः इतनी ही जानकारी मिलती है। और अब हम देखते हैं ये मौर्य काल के स्थापत्य कला के बाद मौर्योत्तर काल की स्थापत्य कला क्या है। तो थोड़ा सा इसको इरेज करें फिर बताते हैं। तो अब हम देखते हैं मौर्योत्तर काल की स्थापत्य कला। तो मौर्योत्तर काल में सबसे महान जो एक शासक हुए थे वो कुषाण वंश के शासक थे, कनिष्क। तो कनिष्क को देखने के पहले अगर हम थोड़ा सा और देख लें, चूंकि हम प्राचीन इतिहास में कवर कर चुके इसलिए इसको हम नहीं कवर करने वाले थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक बार रिवाइज हो जाए तो अच्छा है। बस ऐसे सुन लीजिए, महात्मा बुद्ध के इसके अलावा, सारनाथ के अलावा भी कई जगह महत्वपूर्ण स्तूप हैं, और इन स्तूपों को हम प्राचीन इतिहास के शायद भाग 3 की या 2 में शायद हम इसको कवर किए हैं। फिर भी एक बार सुन लेते हैं
कौशाम्बी जो है वहां पर भी भगवान का स्तूप था। अवशेष में एक रामभर शायद स्थान है, वहां उस स्थान पर कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की वहां पर अंतिम संस्कार, दाह संस्कार वहीं पर हुआ था। वहां पर भी एक स्तूप है। उसके बाद कपिलवस्तु जो सिद्धार्थ नगर में पड़ता है, पिपराहवा जो स्थान है, वहां स्थान पर भी महात्मा बुद्ध के स्तूप है। और जो शाक्य मुनि, उनके पिता सुद्योधन थे, वो शाक्य मुनि, वहां भी स्तूप का कहा जाता है जो अशोक है वो भी वहां जाया करता था। कहाँ, पिपराहवा। उसके बाद कौशाम्बी, कौशाम्बी जो है प्रतापगढ़, यही प्रतापगढ़ के बगल वाला जिला है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के नाखून और बाल, इन दोनों का को एक जगह रख करके नख, उसमें नख और केस की बात किया गया, नाखून और बाल को रख करके उसके ऊपर स्तूप बनाया गया है, कौशाम्बी में है। तो ये था भगवान बुद्ध से संबंधित स्तूप की बात। चूंकि हमने अशोक काल देखा, अशोक के स्तूप देखे, तो उसमें हमने एक बार इसको भी रिकैप कर लिए। तो हम देखते हैं मौर्योत्तर काल में, जो हम कनिष्क की बातें कर रहे थे। जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का शासक था, कनिष्क। इसकी वास्तविक राजधानी पुरुषपुर होती थी। पुरुषपुर कहाँ है? पुरुषपुर आज पाकिस्तान में जो पेशावर है उसका पुराना नाम पुरुषपुर है। तो इसकी पुरानी, लेकिन इनकी दूसरी राजधानी होती थी, सेकंड राजधानी थी, वो थी मथुरा। और इन्हीं के शासनकाल में पहली बार जो कुषाण है, कुषाण में हमें स्थापत्य में कोई मंदिर निर्माण या तो भवन निर्माण नहीं मिला था, लेकिन मूर्ति निर्माण खूब बाकायदा उभरा था, निकल के आया था। तो पहली बार कुषाण काल में हुआ था। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी, मैंने बताया पहली राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। तो दूसरी राजधानी जहां मथुरा थी, यहाँ पर मूर्ति निर्माण कला शैली का विकास हुआ। मूर्ति निर्माण कला की शैली, टोटल 3 शैलियों का विकास हुआ था। तीनों शैली कौन कौन सी थी? जो मथुरा में हुई उसको तो मथुरा शैली कहेंगे, मथुरा शैली। इसके साथ गांधार शैली थी और अमरावती शैली भी थी। अमरावती शैली, जो मथुरा शैली, चूंकि ये हमारे यूपी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मथुरा शैली है। तो मथुरा शैली में हम देखें तो मथुरा शैली में भगवान बुद्ध को बाल रूप में दिखाया गया है, मतलब उनको राजकुमार के रूप में गांधार शैली में राजकुमार के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर भगवान बुद्ध को कैसा दिखाया गया है? जैसे वैदिक संतों की कल्पना की गई है। जैसे हमारे हिंदू देवी देवताओं के जो संत थे, जो हमारे वैदिक काल के संत थे, उनके रहने का, उनके तपस्या करने की जो स्थिति थी, उस स्थिति से भगवान बुद्ध को मथुरा शैली में दिखाया गया है। भगवान बुद्ध के से संबंधित जो मथुरा शैली में चित्र बने हैं, वो जिस पत्थर के, एक तो ये बलुआ पत्थर से बने हैं, और या तो एग्जाम में अगर बलुआ न देगा, चित्तीदार पत्थर देगा, चित्तीदार पत्थर, इससे निर्माण हुआ है मथुरा शैली का। तो भगवान बुद्ध जो है, क्या इनके अतिरिक्त भी मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ है? हिंदू देवताओं के भी थे। कौन कौन थे? भगवान भोलेनाथ, ट्रिक्स याद करिए, भोलेनाथ, नाग देवता और उनके पुत्र कार्तिकेय और यक्ष, 4 लोग की मूर्तियां और मिली है मथुरा शैली में। शिव की मूर्ति मिली है, नाग की मूर्ति मिली है, नाग की मूर्ति, यक्ष की मूर्ति, कार्तिकेय की मूर्ति, कार्तिकेय मूर्ति, जो यक्ष हैं इनकी मूर्ति रखी गई है मथुरा के संग्रहालय में, इनकी मूर्ति रखी गई है। और इसके अतिरिक्त कौन मूर्ति मिली है? स्वयं कनिष्क को, देवपुत्र कनिष्कों के नाम से, देवपुत्र कनिष्कों के नाम से स्वयं कनिष्क की मूर्ति मिली। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, स्वयं कनिष्क की मूर्ति। और अभी हम देख रहे हैं जो कनिष्क हैं, इनका सर नहीं है, सर विहीन मूर्ति मिली है। और एक चोंगा पहने हैं, पैर ना जो घुटना है, घुटने तक एक चोंगा पहने हुए हैं, और हाथ में तलवार लिए हुए, और बड़े अच्छे शूज, जूता पहने हुए थे कनिष्क। तो वो जो मूर्ति मिली है, उस मूर्ति से संकेत मिलता है वही कनिष्क थे। उनका धड़ से जो है सर वो नहीं था, शायद वो खंडित मूर्ति है। तो ये थे इसमें मथुरा शैली में। तो मथुरा शैली की जो विशेषताएं थी भगवान बुद्ध की, इसमें 3 तरह की मूर्ति मिले हैं। कौन 3 तरह की मूर्ति थी मथुरा शैली में? मथुरा शैली में एक तो मिली थी भगवान बुद्ध की, वो थी अभय मुद्रा में, अभय मुद्रा में। और दूसरी मूर्ति जो थी वो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में मिली है, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, प्रवर्तन मुद्रा। और तीसरी थी स्पर्श मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में, भूमि
स्पर्श मुद्रा में। अब ये जो इसमें एक चीज और देखे, जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, इसको यहीं लगे हाथ समझे। भगवान बुद्ध जब मतलब तपस्वी के रूप में अगर बैठते हैं तो उनका ये जो बायां हाथ है ये अपने दोनों पैर के बीच में गोदी में रख लेते हैं, और भगवान बुद्ध अपना दाहिना हाथ जो है वो भूमि पर, जमीन पर टच कर देते हैं। इसका जो शाब्दिक सांकेतिक मतलब है इसको यहाँ बताना उचित नहीं है, चूंकि ये यूपीजीके का पार्ट है। तो यहाँ बस इतना जानिए कि भूमि स्पर्श मुद्रा में बायां हाथ अपने गोदी में रखते हैं भगवान, और दाहिना हाथ जो है भूमि पर स्पर्श करते हैं। और एक और खासियत इसमें है, जब हम लोग टीवी सीरियल वगैरह देखते हैं, जब भगवान कृष्ण या विष्णु, भगवान विष्णु जब आते हैं कभी किसी रामायण किरदार में, जब हम भक्ति को कोई सीरियल देखते हैं, उनके पीछे जो सर है, सर के पीछे ऐसा लगता है कोई चक्र चमक रहा है, उसमें बहुत उजाला होती है, उसे आभा मंडल कहते हैं। तो इनकी जो मूर्ति है वो आभा मंडल युक्त थी, आभा मंडल थी भगवान बुद्ध की मूर्ति, जो मथुरा शैली में बनी थी। ये थी मूर्ति कला का विकास मथुरा शैली में। उसके बाद जो ये तो हुआ हमारा मौर्योत्तर काल। अब इसके बाद होता है गुप्त काल, और गुप्त काल में भवन निर्माण से संबंधित साक्ष्य नहीं, बल्कि अब यहाँ पर मूर्ति निर्माण का भी बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं है, लेकिन वो विकास तो हो ही चुका है। अब वो अगर किसी चीज की विकास होता है तो वो रुकता नहीं है, बस वो चलता रहता है। कभी उसकी विकास रफ्तार पकड़ लेता है, कभी स्लो हो जाता है, बस यही अंतर है। अब जो गुप्त काल है, गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला और उसके बाद जो पिलर है, स्तंभ है, इनमें भी कुछ कार्य हुए हैं। उसका प्रमाण हम उत्तर प्रदेश से संबंधित देखते हैं। इरेज करें, फिर आपको बताते हैं कि गुप्त काल में क्या क्या हुए थे। तो अब हम देखते हैं कि गुप्त काल के कौन कौन स्थापत्य कला है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। कहा जाता है कि गुप्त काल में स्थापत्य कला तो विकसित हो ही चुकी थी मौर्य काल से, लेकिन गुप्त काल में इसकी सुंदरता को ज्यादा प्रतिबिंबित किया गया है। कहने का ये मतलब है कि जो मौर्य गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण हुआ या जो मूर्ति निर्माण हुआ, उसमें सुंदरता बहुत ज्यादा थी। देखें कौन कौन से थे। और इसमें भवन निर्माण पे कहीं भी अगर हम प्राचीन काल पढ़ते हैं, भवन निर्माण की बात अभी मध्यकाल में आएंगे हम। तो गुप्त काल में अगर स्थापत्य में बात किया गया तो इसमें सुंदरता को ज्यादा महत्व दिया गया, सुंदरता खूब बढ़ी। और इसमें सबसे पहले आता है वो है मंदिर निर्माण कला। और मंदिर निर्माण कला में पहली बार पत्थर के स्थान पर ईंटों का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। गुप्त काल में मंदिर में ईंटों के निर्माण का प्रमाण मिलता है। और जो मंदिर बनते थे, इनका जो पहले जो हुआ करता था, पहले इनका छत सपाट हुआ करता था। जैसे मान लीजिए ये मंदिर बना है, तो इस मंदिर का जो, अगर ये मंदिर है और ये मंदिर का जो छत है ये बिल्कुल सपाट था। तो लेकिन बाद में जाकर के इस काल में आने के बाद मंदिर सपाट तो थे, बाद में इसमें आने के बाद अगर ये मंदिर बना है तो मंदिर के बाद ऐसे शिखर युक्त मंदिर भी बन गए। सपाट छत वाला भी मंदिर बना और शिखर युक्त मंदिर भी बना, और क्या हुआ, और मंदिर निर्माण कला में इसमें कुछ उदाहरण भी हैं। और मूर्ति, अगर मंदिर के बाद इसमें मूर्ति भी अगर हम देखें इसी में, तो मूर्ति में भी इसी साथ में देख ले तो भगवान बुद्ध की मूर्ति सारे देवताओं की बनी ही बनी, भगवान बुद्ध की मूर्ति का जो मिलता है ये है सबसे ज्यादा मथुरा में और सारनाथ में। मूर्ति में भगवान बुद्ध की मूर्ति मथुरा और सारनाथ में मिली। जो भगवान की मूर्ति मिली थी सारनाथ में, गौर करिएगा, ये जो मूर्ति गुप्त काल की मूर्ति है, इसमें बहुत अद्भुत चीजें दिखाई गई थी भगवान को। जहां भगवान बुद्ध की ही बात कर रहे हैं बार बार, तो भगवान बुद्ध का जो रूप है वो धर्म चक्र प्रवर्तक के रूप में दिखाया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तक का मतलब है कि हम लोग पढ़े थे ना, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपने 5 जो ब्राह्मण शिष्य थे उनको शिक्षा दी थी, उपदेश दिए थे। तो उस उपदेश देने को धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तक की जो पहली घटना सारनाथ में थी, सारनाथ से जो भगवान की मूर्ति मिली है वो धर्म चक्र प्रवर्तक के रूप में मिली है, धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में मिली है। दूसरी भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में मिली है, भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में मिली है सारनाथ से। और इसमें जो भगवान बुद्ध हैं, इनके
इनका जो कपड़ा है, परिधान है, वो परिधान थोड़ा सा मजबूत था और सुंदर था। सुंदर और मजबूत परिधान मिले हैं। सारी बात हम सारनाथ की कर रहे हैं कि यहाँ पर भगवान की धर्म चक्र प्रवर्तक के रूप में मिली है मूर्ति, और मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में, ये भी मुद्रा ही है, दोनों मुद्रा के रूप में मिली है। उसके बाद यहाँ पर भगवान के जो परिधान है वो सुंदर और वजनदार मोटे पर, चूंकि एक ही पत्थर से तराश के बनाया गया है भगवान को, तो भगवान का परिधान जो था वो काफी वजनदार या सुंदर परिधान था। सारनाथ से जो मूर्तियां मिली है, उसके बाद यहाँ हम लिखे सुंदर परिधान थी भगवान का, सुंदर परिधान। उसके बाद भगवान बुद्ध की जो उस समय मूर्ति थी, हम लोग बहुत फोटो देखे, शायद हमारे सामने भी एक फोटो लगा है। भगवान के घुघराले बाल थे और कान में जो है कुंतल पहने थे। कान में गोल बड़ा बड़ा जो बाला नहीं होता उसे कुंतल कहते हैं। घुघराले बाल और कुंतल कान में, घुघराले केस और कान में कुंतल, कान में कुंतल। जो इस तरह के भगवान बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई थी, ये गुप्त काल की मूर्ति प्राप्त हुई थी सारनाथ से। ठीक, उसके बाद मंदिर निर्माण में अब हम देखें, हमने देख ली एक मंदिर की विशेषताएं क्या थी। ईंट की बनी मंदिर, और सबसे पहले ईंट की मंदिर बनी थी गुप्त काल में, और पहले तो सपाट मंदिर बनी, बाद में उसका शिखर भी बना दिया गया। मंदिर में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, कई एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पर। तो पहला अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो है वहाँ देवगढ़ का, जो ललितपुर देवगढ़ है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके बारे में हम तो पिछली कक्षा में देख भी चुके हैं, फिर भी इसकी विशेषताओं को हम देख लें। दशावतार मंदिर ये कहाँ पर है? ललितपुर में है। ये मंदिर उत्तर भारत का पहला मंदिर था। दशावतार मंदिर जो ललितपुर में है, उत्तर भारत का पहला मंदिर था जो ईंट से बना है, साथ साथ में शिखर युक्त है। तो ये है शिखर युक्त पहला मंदिर, शिखर युक्त पहला मंदिर। दूसरा इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये विशेषता क्या है कि ये पंचातन शैली में बनी है, पंचातन शैली में बनी है। अब ये जो शब्द है पंचातन शैली, इसका मतलब क्या है? देख ले क्या पंचातन शैली। जैसे एक रूम है और उस रूम के बीच में अगर कोई मान ली देवता खड़े हैं, और चारों कोने पर भी छोटे छोटे बना दिए जाए, रहने देवता के आवास को बना दिया जाए, छोटे छोटे, जहाँ हमारे भगवान को स्थापित किया जाए, तो टोटल 5 देवता हो गए ना। इस विधा को पंचातन कहते हैं, ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि ये मंदिर है और मंदिर का एक गर्भगृह है, और गर्भगृह के बीच में एक देवता है, और यहाँ कोने कोने में छोटे छोटे और स्थान बना दिए जाए जहाँ देवता को रखा जाए। तो एक देवता यहाँ, एक देवता यहाँ, एक देवता यहाँ, एक तो बीच में जो मुख्य देवता है वो बीच में है। मुख्य देवता से ही संबंधित 4 देवताओं को चारों जगह उसी गर्भगृह में फिट कर दिया जाए, स्थापित कर दिया जाए। तो इस व्यवस्था को पंचातन व्यवस्था कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब गर्भगृह क्या है? जब कोई मंदिर बनता है तो मंदिर के अंदर चाहे वो गोलाकार हो या चौकोर हो, जैसे कोई घर बनता है और घर के बीच में आंगन होता है, वैसे मंदिर होता है। तो मंदिर में जब हम चढ़ते हैं तो सीढ़ियां होती है। सबसे पहले मंदिर का चबूतरा होता है। चबूतरे पे चढ़ने के लिए हमें सीढ़ियों का प्रयोग करो, सीढ़ियों से हम लोग प्रणाम करते हुए चबूतरे पे चढ़ जाते हैं। चबूतरे में चढ़ने के बाद जब हम अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में, अब तो मंदिर में दालान भी बन गए हैं। उस समय के मंदिर में जब अंदर जाते थे तो मंदिर का जो आंगन वाला क्षेत्र होता था, जिसको ऊपर शीर्ष केवल होता था, शिखर होता था, तो उसको गर्भगृह कहा जाता था। मतलब ये आयताकार, मंदिर के केंद्र का वह क्षेत्र जो आयताकार अथवा गोलाकार होता है और जिसमें देवता को स्थापित किया जाता है, वो क्या है? गर्भगृह है। गर्भगृह में जो देवता है उनके चारों तरफ उन्हीं से संबंधित अन्य देवताओं को स्थापित करना पंचातन शैली है। पंचातन शैली में बना ये पहला मंदिर कौन था? दशावतार मंदिर था। दशावतार मंदिर किसके काल में बना? गुप्त शासकों के काल में बना। दशावतार मंदिर में जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु है, ये शेषनाग की शैया पर लेटे हैं। ये पिछली कक्षा में भी बताए थे, शेषनाग की शैया पर लेटे हैं, शैया पर लेटे हैं। और ये वर्गाकार 13.5 फीट शायद है, अभी हम
उसको क्लियर करेंगे। 13.5 फुट कुछ है, उसका एक चबूतरा बना, मीटर, फुट नहीं मीटर, उस मीटर के चबूतरे पर इसका निर्माण किया गया है 10 अवतार मंदिर का। इसके साथ और कौन मंदिर है, और दूसरा मंदिर अगर हम देखें तो एक कानपुर में है, हम उस मंदिर में खुद गए हैं, वो है कानपुर में भीतरी मंदिर। कानपुर में है भीतर गांव मंदिर, भीतर गांव मंदिर, ये है कानपुर में, ललितपुर नहीं कानपुर। और एक भीतरी जो स्तंभ लेख प्राप्त हुआ उसके बारे में अभी हम बताएंगे, वो गाजीपुर में सैदपुर जगह से है। तो ये है भीतरी गांव मंदिर, कानपुर में है। इसमें क्या है कि पहले मंदिर ऐसे बन गया, ठीक, और मंदिर के ऊपर एक सपाट छत भी था, उसके ऊपर ये शिखर बना है, माने छत के ऊपर, सपाट छत के ऊपर शिखर बना है भीतर गांव मंदिर। ये भी प्राचीन काल का मंदिर है और गुप्तकालीन मंदिर है। भीतर ये हमारे जो गुप्त काल के शासक हैं उनके द्वारा मंदिर निर्माण कला इतनी बखूबी से आगे बढ़ाई गई, और खासकर ईंटों का प्रयोग किया गया इस मंदिरों में। और इसी के कारण, इन्हीं विशेषताओं के कारण हम मध्य प्राचीन काल के, गुप्त काल को प्राचीन काल का स्वर्ण काल भी कहते हैं। स्थापत्य कला का इतना अच्छा चरमोत्कर्ष विकास हुआ। अब मंदिर हुआ जो इनके काल में, मंदिर के बाद इनका जो पिलर था, स्तंभ था, ये भी प्रमाण मिलता है कि स्तंभ, इसके बारे में पहले देखें। मंदिर निर्माण कला हम देख लिए गुप्त काल के, और मूर्ति निर्माण कला भी देख लिए। अब हम गुप्त काल के स्थापत्य वो देखते हैं, पिलर, स्तंभ, स्थापत्य नहीं स्तंभ, पिलर। गुप्त काल के स्तंभ। अब ये गुप्त काल के स्तंभ क्या है, इनका स्तंभ की विशेषता समझिए। जब हम मौर्य काल पढ़ते हैं, अगर यही हम याद करने के लिए समझे, बार बार कोई चीज देखेंगे ना तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है बस इस वीडियो को लंबा खींचने के लिए ये सब कर रहे हैं। मौर्य काल है, इसमें जो पिलर थे, स्तंभ थे, ये गोलाकार थे, ऐसे कुछ थे, ऐसे कुछ स्तंभ इनका था, गोलाकार स्तंभ था। और इनका जो स्तंभ था ये पालिश किया हुआ था, बहुत ज्यादा पालिश, तो गोलाकार था, गोलाकार था, पालिश था, पालिश का मतलब चिकना था, चिकना था। और इनका जो गुप्त, ये तो मौर्य काल की बात है, लेकिन जब गुप्त काल के स्तंभ की बात करने लगे हम, तो गुप्त काल का जो स्तंभ था वो स्तंभ चौकोर था, चौकोर था, और इसमें 4 कोण नहीं 8 कोण भी हुआ करते थे। स्तंभ में 4 कोण या 8 कोण, 8 कोण भी थे। उसके बाद और इनकी स्तंभ की क्या विशेषताएं थी, इनका स्तंभ जो था वो चिकना नहीं था, पालिश नहीं था, पालिश नहीं था। ये मौर्य काल के कौन सी 2 इनके एग्जाम्पल है, मौर्य काल के स्तंभ चिकना नहीं था, पालिश नहीं था, खष्टकोण मतलब 8 कोण या 4 कोण में भी ये थे। इन मंदिरों, इनका 2 हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक है भीतरी स्तंभ, इसी से कंफ्यूजन होता है, जो भीतर गांव का मंदिर है वो कानपुर में है, और जो भीतरी स्तंभ है ये है गाजीपुर। गाजीपुर में एक विधानसभा है, सैदपुर विधानसभा, वहां पर भीतरी स्तंभ है। और दूसरा स्तंभ जो है वो है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ, इसे प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ भी कहते हैं। स्तंभ जो भीतरी स्तंभ है ये गाजीपुर से प्राप्त हुआ है, कहा जाता है इसको स्कंदगुप्त ने बनवाया था, स्कंदगुप्त ने बनवाया था। इस स्तंभ में कहा जाता है कि स्कंदगुप्त ने जब हुड़ आक्रमण किए थे भारत में, तो हुड़ों के आक्रमण को विफल करने का कार्य किया था स्कंदगुप्त ने। हुड़ आक्रमण को विफल करने का प्रयास, हम केवल हुड़ लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा नोट्स में। हुड़ आक्रमण जो है इसको विफल करने का प्रयास का साक्ष्य गाजीपुर से भीतरी स्तंभ से मिलता है। दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ, और प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ खूब अच्छे से देखें, इसको इरेज करें 1 मिनट फिर देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ जो है वो मूल रूप से प्रयागराज में नहीं था, ये कौशाम्बी में था, और इसे अकबर ने कौशाम्बी से उठा कर लाया था। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ ये मूल रूप से कौशाम्बी में था, लाए थे अकबर। इस स्तंभ की क्या विशेषताएं हैं कि ये स्तंभ को लिखवाने का कार्य मूल रूप से ये अशोक का था।
अशोक का था। मूल रूप से ये अशोक के बारे में संबंधित है, जानकारी देता है। उसके बाद दूसरे इस पे तीन राजाओं का इस पे प्रमाण है। एक है मौर्य काल का और दूसरे हैं इनका एक जो समुद्रगुप्त है, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जो अमात्य थे, मंत्री थे, इनका नाम हरिसेन था। हरिसेन था। जो हरिसेन है ये समुद्रगुप्त के बारे में लिखे हैं। अगर ये हमारा स्तंभ है, ये प्रयागराज का प्राग प्रशस्ति स्तंभ है जिसे अकबर ने कौशाम्बी से उठाकर प्रयागराज लाए थे। तो ऊपर जो जानकारी है ये मौर्य वंश के संबंधित मौर्य वंश का प्रमाण देता है, मौर्य वंश का प्रमाण देता है। ठीक। और जो नीचे वाला ये वाला भाग है ये देता है समुद्रगुप्त के बारे में, जिसे हरिसेन ने लिखाया था समुद्रगुप्त के बारे में। ये तो हरिसेन लिखाए थे। और जो नीचे वाला भाग है ये जहांगीर ने इस पे लिखवाया था। एक ही स्तंभ पे तीन राजाओं के, तीन शासकों के प्रमाण मिलते हैं प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ में। जो ये लिखा गया है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य में भी था और पद्य में भी था। और गद्य और पद्य में दोनों में लिखे जाने के कारण इस स्तंभ को चंपू शैली कहा जाता है। चंपू शैली। पूछेगा अगर आपके एग्जाम में किस स्तंभ लेख को या किस अभिलेख को या किस स्तंभ लेख को चंपू शैली में लिखा गया है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि वो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाने के कारण इसे चंपू शैली में माना जाता है कि चंपू शैली में लिखा गया है। ये स्थापत्य कला से संबंधित पक्ष थे, उनके संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता था, उसको हम काफी स्पीड से कवर करने का प्रयास किए हैं। अगर आपको ये स्पीड लगे वीडियो तो इसको आप 2x करके 1.5x करके देख लीजिएगा। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, फिर किताबों को पढ़िएगा और जितने भी आपको बौद्ध स्थापत्य कला, मूर्ति कला, मंदिर निर्माण कला प्राचीन काल से है उसको याद कर डालिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना इससे रहती है। इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।